लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले कि डेटाबेस क्या चीज़ होती है, डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या होता था, और उसके बाद जब डेटाबेस आया तो क्या किया गया। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि डेटाबेस की हिस्ट्री क्या होती है और डेटाबेस सिस्टम के अंदर जो है उनकी जनरेशन्स कौन कौन सी हैं। हम इस पूरे लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो डेटाबेस की या डेटाबेस सिस्टम की जो हिस्ट्री है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो डाटाबेस की जो जनरेशन्स हैं वो कौन कौन सी, बेसिकली हिस्ट्री और जो जनरेशन्स हैं ये आपस में मर्ज हैं, लिंक्ड अप हैं, ठीक है। अगर हम लोग जेनेरिकली बात करें तो डाटाबेस जो है वो उसकी जो हिस्ट्री है वो 3 जनरेशन्स पे डिवाइडेड है। पहला जो है वो हमारा हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल होता है, नंबर 2 पे हमारा रिलेशनल मॉडल आता है, और तीसरे पे हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशनल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आते हैं, ठीक है। अगर आप ये मेरा माउस की तरफ ध्यान देंगे तो आपको हायरार्किकल की भी इमेज नज़र आ रही होगी, नेटवर्क का किस तरह का होता है वो भी दिखा रहे होंगे, रिलेशनल में भी आपको रिलेशनल की तस्वीर नज़र आ रही होगी ऑब्जेक्ट में, और रिलेशनल ऑब्जेक्ट में भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। ये बेसिकली क्या है कि हम ऑलरेडी जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर फाइल बेस्ड सिस्टम्स को डिस्कस कर चुके हैं। फाइल बेस्ड सिस्टम्स में क्या होता था कि हमारे पास मुख्तलिफ फोल्डर्स होते थे और उसके अंदर हम क्या करते थे कि डाटा को सेव कराते थे। नुकसान क्या था, एक जगह से तब्दीली की तो दूसरी जगह भी करनी पड़ेगी, एक फंक्शन को चेंज करेंगे तो जितने फंक्शन जो उस फंक्शन के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं उन सबको भी बदलना पड़ेगा। तो ये बेशुमार इश्यूज थे जिसकी वजह से हम लोगों को डेटाबेस सिस्टम लेकर आना पड़ा था। तो हम ये कहते हैं कि जो डेटाबेस सिस्टम्स हैं कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फाइल सिस्टम के जो नुकसानात हैं उनको ख़त्म करने के लिए लेके आया गया। अच्छा जी, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट नंबर 2 है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि ऑल दो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अप्रोच जो है वो आ चुकी है, ठीक है। जिसने क्या किया, जो फाइल बेस्ड सिस्टम्स हैं उसको जो है ना रोक दिया है, लेकिन अभी भी ऐसे बेशुमार एरियाज़ हैं हमारे जहाँ पे फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम ही इस्तेमाल होता है जो बहुत लोअर लेवल के होते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो अगर मेरा एक डाटाबेस है जिसमें मुझे स्टूडेंट का नाम उसका रिकॉर्ड रखना है तो मुझे इसके लिए डाटाबेस की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका फाइल सिस्टम भी रख सकता हूँ जहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसमें हम स्टूडेंट का नाम लिखूँगा और स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है उसके अंदर एंटर कर दूँगा एक ही फाइल के अंदर। तो मुझे इसका मतलब ये है कि कहीं अगर तब्दीली करता हूँ या कुछ करता हूँ उसका किसी के साथ लेना देना ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फाइल सिस्टम होता है वो स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए अभी भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसके अंदर किसी का कोई रिलेशन ना होता हो, ठीक है। अच्छा जी, बहुत सारे जो स्पेकुलेशंस हैं वो ये हैं कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1960 में अपोलो लैंडिंग मून का जो एक प्रोजेक्ट था, यानी आपको पता होगा अपोलो वो एक बेसिकली शटल से था जो यूएस ने भेजा था चांद पे, और बेसिकली फर्स्ट लैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ के नाम से, ताकि इंसान का पहला कदम जो चांद पे रखा गया। तो हम लोग एक ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि 1960 के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जॉन एफ कैनेडी ने बेसिकली ऑब्जेक्टिव लिया था कि वो जो चांद के ऊपर जो है वो शटल भेजा जाएगा जो अपोलो के नाम से होगा, अपोलो मून लैंडिंग प्रोजेक्ट, ये उसी के साथ जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। जो उस साल के जो एंड ऑफ डेकेड है, यानी उस सदी का जो, सदी तो नहीं कह सकते, उस 10 साल का जो सेक्शन होता है उसके साथ ही वो एंड हो गया था। अच्छा जी, इसके लिए जो प्रोजेक्ट डेटाबेस का यूज़ किया गया था उसका नाम था जनरलाइज्ड अपडेट एक्सेस मेथड, जिसको हम गुआम भी बोलते हैं, GUAM, ठीक है। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी वो ये है जनरलाइज्ड अपडेट एक्सेस मॉडल, ठीक मेथड था। अच्छा, गुआम क्या करता था, गुआम में ये था कि हमारे मुख्तलिफ हम लोग छोटे छोटे पोर्शंस बनाते थे डाटा के या डाटाबेसिस के, और उन सब को कंबाइन करके एक फाइनल डाटाबेस या फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता था। पॉइंट नंबर 2 देखे तो ये लिखा हुआ, गुआम वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट स्मॉलर कंपोनेंट्स कम टुगेदर एज अ लार्जर कंपोनेंट्स। छोटे छोटे डाटाबेसिस या छोटे छोटे रिकॉर्ड्स को बनाकर हम लोग बड़ा कंपोनेंट बना लिया करते थे, अनटिल कि जो प्रोडक्ट हम लोगों को बनाना होता था, फाइनल जो हम लोगों को डाटाबेस बनाना होता था वो फॉर्म हो जाता। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का रोल नंबर का रिकॉर्ड अलग, स्टूडेंट के नाम का रिकॉर्ड अलग,
स्टूडेंट। अब तो छोटे छोटे चंक्स बने, इन सबको मिला के हम लोगों ने क्या किया, एक बड़ा कंपोनेंट बना डाला जो किसके नाम से हो गया, डेटाबेस के नाम से हो गया। ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इस स्ट्रक्चर को बेसिकली जो है हम लोग अपसाइड डाउन ट्री मॉडल कहा करते थे। और जब हम किसी ट्री की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो हिरारिकल स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए अगर आप पॉइंट नंबर 3 देखें तो लिखा हुआ है, दिस स्ट्रक्चर कन्फर्म्स टू एन अपसाइड डाउन ट्री इज आल्सो नाउन एज हिरारिकल स्ट्रक्चर। अभी आगे आपको डायग्राम भी शो होगी हिरारिकल स्ट्रक्चर की। करंटली अगर मैं आपको हिरारिकल स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये देखें, ये हिरारिकल स्ट्रक्चर है। इसको टॉप टू डाउन ट्री कहते हैं। अब ये पहला ट्री था, इसे 2 नोड्स निकले, तो ये एक मेन कंपोनेंट था जिसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। 2 कंपोनेंट्स का काम करके मेन कंपोनेंट पे भेजा जाता है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि स्मॉलर कंपोनेंट से काम होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, 1960s का टाइम आ गया जब एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की हुई, एक तरक्की की गई, जिसमें क्या हुआ कि इंटीग्रेटेड डाटा सोर्स के नाम से एक डाटा बेस क्रिएट करने की कोशिश की, जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी उसने करने की कोशिश की थी, ठीक है। हमने कहते हैं कि ये बेसिकली जो काम था, ये डाटा बेस सिस्टम का बुनियाद जो थी वो चार्ल्स बेंचमैन जो थी वो उन्होंने रखी थी। और इलेक्ट्रिकल मतलब जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी बेसिकली जिसके थ्रू ये शुरू किया गया था। कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल कंपनी थी जिसने डाटाबेस बनाया था, और उसके अंदर जो थे चार्ल्स बेंचमैन जो थे जिन्होंने काम शुरू किया था। अच्छा जी, ये जो डेवलपमेंट यानी ये जो डाटाबेस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, इसको एक न्यू डाटाबेस टाइप का नाम दिया गया जिसका नाम था नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों रखा गया था, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स को शो करने के लिए इस्तेमाल होता था और इसमें हिरारिकल मॉडल्स थे, ठीक है। अब इसकी मैं एक एग्जांपल, डाटा रिलेशनशिप्स तो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट के टेबल का रिकॉर्ड जो है उसका क्या रिलेशन है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जो हम लोगों ने बोला कि जो कंपनी थी उन्होंने एक ऐसी डेवलपमेंट की कि इसका नाम नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रखा गया। वो इसलिए था क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को भी हैंडल कर लेता था, और नंबर 2 ये था कि वो स्ट्रक्चर्स, हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी था, ठीक है। जिसकी वजह से अगर आप ये देखें, इसकी डायग्राम जो है, ये मेरा माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा, ये नेटवर्क वाली जो है ये इस तरह, क्यों, इसमें क्या है कि हर कंपोनेंट जो है वो आपस में इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जो थे वो अच्छे थे। अब मिसाल के तौर पर अगर हम कंपनी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्टॉक पड़ा होगा, सपोज करें डेटा पड़ा होगा कंपनी की इलेक्ट्रिकल चीज़ों का, यहाँ पे फाइनेंस की चीज़ों का होगा, यहाँ पे कंपनी में काम करने वाले लोगों का होगा। अब ये सारे आपस में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो कंपनी ने क्या किया, एक अपना डाटाबेस क्रिएट किया जो क्या करता था कि कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स को हैंडल करता था, और इसका जो मॉडल था वो हिरारिकल स्ट्रक्चर था, यानी हिरारिकल जो हम पहले पढ़ के आए हैं वही था, लेकिन कॉम्प्लेक्स था और नेटवर्क बेस्ड था, तो हम इसको नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कहते थे, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन के अंदर था। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि जी एक ऐसे स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी डेटाबेस सिस्टम लैंग्वेजेस के ऊपर, जो क्या करती थी, जिसको फिर बाद में नाम दे दिया गया लिस्ट प्रोसेसिंग टास्क फोर्स का, जो 1965 में आई, ठीक है। लिस्ट टास्क फोर्स जो थी वो 1967 के अंदर बेसिकली फिर इसको एक ग्रुप बना दिया गया जिसका नाम हमने रखा डेटाबेस टास्क ग्रुप 1967 में। डेटाबेस टास्क ग्रुप ने बेसिकली 3 चीज़ों को जो है हाईलाइट किया अपने प्रपोजल के अंदर, यानी एक पेपर पब्लिश किया गया कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया कि हम एक लिस्ट प्रोसेसिंग टास्क फोर्स बना रहे हैं, जिसको फिर बाद में नाम दे दिया गया डेटाबेस टास्क फोर्स 1967 में। डेटाबेस टास्क फोर्स ने ये किया कि 3 मेन कंपोनेंट्स डेटाबेस के डिफाइन किए। नंबर 1 था नेटवर्क स्कीमा। स्कीमा अगर मैं आपको बोलूँ, अगर लफ्ज़ स्कीमा का मतलब होता है देखने का तरीका, नेटवर्क स्कीमा में क्या होता है, लॉजिकल व्यू होता है किसी भी डाटाबेस का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मिसाल के तौर पर डाटाबेस की डेफिनेशन क्या होगी, डाटाबेस का नाम क्या होगा, डाटाबेस के अंदर किस किस जगह पे किस किस चीज़ का रिकॉर्ड डालेंगे, अच्छा जी, और हर रिकॉर्ड का जो कंपोनेंट होगा, मिसाल के तौर पे अगर मेरा नाम है तो मेरा रोल नंबर क्या है, मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरे पहले सेमेस्टर के मार्क्स क्या हैं, सेकंड के मार्क्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें लॉजिकली सोचना, मेंटली माइंड में सोचना, या एक
मतलब पेपर बेस्ड भी बना सकते हैं इसके अंदर। तो लॉजिकली सोचना कि जो पूरा डेटाबेस होगा वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को या डेटाबेस जो चलाएगा उसको नज़र किस तरह आएगा, किस तरह का हम डेटाबेस बनाएंगे, जिसमें डेटाबेस की डेफिनेशन क्या होगी, नाम क्या होगा, कौन कौन से टेबल्स यूज़ होंगे इसके अंदर, क्या क्या कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे जिसको हम रिकॉर्ड एंटर करेंगे। तो ये हमारा नेटवर्क स्कीमा। सब स्कीमा देखते क्या है, जो दूसरा डीबीटीजी ने बोला था कि सब स्कीमा में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा डेटाबेस का पार्ट है जो यूज़र को नज़र आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे सीएमएस में अभी आपके बच्चों को रिकॉर्ड नहीं नज़र आ रहा अपने रिजल्ट का, ठीक है, लेकिन मेरे सीएमएस के अंदर आप लोगों का रिजल्ट नज़र आ रहा है। दैट इज़ अ रीज़न मैंने आप लोगों को रिजल्ट सेंड किया है। यही चीज़ है कि डेटाबेस का कौन कौन सा पार्ट है जो किस किस यूज़र को दिखाना है, उसको हम लोग सब स्कीमा बोलेंगे। ठीक है, देखने का नज़रिया स्कीमा को कहता है। तो सब स्कीमा का मतलब डेटाबेस का कौन सा पार्ट किस यूज़र को दिखाना है, किस यूज़र को शो करना है, वो बेसिकली हमारा सब स्कीमा होगा। तीसरा, डेटाबेस डाटा मैनेजमेंट लैंग्वेज। ठीक है, मैनेजमेंट लैंग्वेज का मतलब ये होता है, देखो आपने डिसाइड कर लिया कि आपने डेटाबेस का नाम क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है, वो हमारा नेटवर्क स्कीमा हो गया। सब स्कीमा क्या हुआ कि यूज़र को क्या क्या चीज़ें नज़र आनी चाहिए, वो हमारा सब स्कीमा हो गया। डाटा मैनेजमेंट लैंग्वेज क्या होती है, जो डाटा आपने एंटर किया उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने, मैनिपुलेट भी करना डाटा को। ठीक है, लिखा टू डिफाइन द डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड टू मैनिपुलेट द डाटा, क्या आपने डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि डाटा स्ट्रक्चर क्या किस तरह वो सेव होगा। और तीसरा आपने ये भी बताया कि डाटा के ऊपर मैनिपुलेशन किस तरह होगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह सीएमएस के अंदर आप सब स्टूडेंट के मार्क्स एंटर किए जाते हैं तो सीजीपीए कैलकुलेट कर देता है डाटाबेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये क्या किया, डाटा के ऊपर हमने मैनिपुलेशन किया। यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन हुई है। अच्छा जी, उसके बाद ये हुआ कि जब डीबीटीजी ने क्या किया कि जब हमें 3 स्कीमास शो किए तो उसने हमें ये बता दिया कि जो 3 स्कीमास हैं उसके लिए हम लोगों को एक जो है लैंग्वेजेस बनानी पड़ेंगी हर स्कीमा के लिए। नेटवर्क स्कीमा के लिए भी, सब स्कीमा के लिए भी, और डाटा मैनेजमेंट लैंग्वेज के लिए भी लैंग्वेज बनानी पड़ेगी। अच्छा जी, सबसे पहले डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज वो क्या करेगी, जो यूज़र को बताएगी कि स्कीमा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच इनेबल्स द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू डिफाइन द स्कीमा। ठीक है, जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होगी वो यूज़र को बताएगी या वो क्या करेगी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को बताएगी कि कौन से स्कीमास किसके लिए सेट करने हैं, सिंपली। ठीक है, या अगर मैं बैक पे जाऊं तो नेटवर्क स्कीमा में क्या था, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो लैंग्वेज जो होगी उसकी वो क्या होगी, वो बताएगी कि डेटाबेस कैसे, क्या नाम रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है, कंपोनेंट्स क्या क्या रखने हैं। ठीक है, दूसरी बात है सब स्कीमा DDL, सब स्कीमा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो ऊपर आपने लिखा हुआ यही चीज़ है। ये बेसिकली लैंग्वेज क्या करेगी, ये आपको अलाउ करेगी कि वो दिखा सके कि किस यूज़र को कौन सा डेटाबेस शो करना है। जिस तरह अभी हमने सब स्कीमा में पढ़ा था कि हम ये देखते हैं कि किस यूज़र को कौन सा पार्ट दिखाना है या कौन सा देना है, सेक्शन देना है। ठीक है, यूज़र को लिखा था पार्ट ऑफ अ डेटाबेस एज सीन बाय द यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्राम, कि डेटाबेस का कौन सा ऐसा किस यूज़र को नज़र आएगा। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होगी सब स्कीमा में, वो लैंग्वेज जो बताएगी कि किस यूज़र को कौन सा सेक्शन दिखाना है। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, नाम से पता है कि डाटा की मैनिपुलेशन चेक करना। ठीक है, चले जी आगे मूव करते हैं। ये भी सब कुछ फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही जा रहा है। सेकंड जनरेशन पे आ गए। 1970 के अंदर IBM रिसर्च लेबॉर्ट्री जो थी उसके अंदर क्या हुआ, एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसमें उसने नाम जो है नया डाटाबेस का रिलेशनल डाटा मॉडल रखा। ठीक है, अच्छा जी, ये रिलेशनल डाटा मॉडल बेसिकली क्या था, जितनी भी पुरानी टेक्निक्स आई हुई थी उसके अंदर जितने नुकसानात थे, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम नेटवर्क हिरारिकल पढ़ा और उससे पहले हिरारिकल डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा, डाटा बेस पढ़ा फर्स्ट जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, IBM रिसर्च लेबॉर्ट्री ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश कराया जिसने क्या किया, रिलेशनल डाटा मॉडल डिफाइन किया। रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है, ये डाटाबेस का एक तरीका ही था। ठीक है, अब ये क्यों किया गया, क्योंकि जो पिछले जितने भी काम थे उन सब के अंदर कोई ना कोई इश्यूज थे। ठीक है, फिर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जिसके बाद जो है जितने भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं वो 1970s और 1980 में आना शुरू हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि डाटाबेस की स्टेबिलिटी जो है वो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आने के बाद आ गई थी। अच्छा जी, अच्छा जी, जो प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली क्या था, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था,
जो हमारा प्रोजेक्ट था वो बेसिकली ये था कि रिलेशनल डाटा मॉडल्स का क्या था कि वो डाटा स्ट्रक्चर और उसके ऊपर ऑपरेशंस क्या क्या किए जाएं इसके ऊपर था। रिलेशनल मॉडल चीज़ यही थी, दो चीज़ों पर डिपेंड करती थी। नंबर वन कि डाटा स्ट्रक्चर्स को कैसे अप्लाई करना है, यानी मेमोरी में डाटा को कैसे सेव करवाना है। नंबर दो, उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दो चीज़ें की गई थी। नंबर एक, डाटाबेस को बनाने के लिए हमने एक नई लैंग्वेज इजाद की जिसका नाम था स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। आप सब लोगों ने एसक्यूएल इंस्टॉल किया, तो बेसिकली अब आप जो काम करेंगे वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा काम हम लोगों ने किया वो ये किया कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, या ये जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था इसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने 1980s के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए। जैसे DB2 था हमारा, मिसाल के तौर पर हमने DB2 बनाया, SQL DS बनाया, जो कंपनी IBM थी। और ओरेकल एक बेस, अगर आपने आपसे कोई मुझसे पूछे कि दुनिया का बेस्ट डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा, तो वो ओरेकल कंपनी, जो ओरेकल सॉफ्टवेयर है वो है। तो ये ओरेकल जो है वो भी बेसिकली रिलेशनल बेसिस के ऊपर रिलेशनल डाटा मॉडल जो सेकंड जनरेशन में आया था IBM रिसर्च कंपनी की तरफ से एक पेपर पब्लिश होने पर, ये उस चीज़ की जो है ये उसकी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनाया गया था, ठीक है। अब वो जो दुनिया में बेशुमार लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे जो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल्स हैं वो बेसिकली इसको यूज़ करते हुए किए जा रहे हैं, ठीक है, रिलेशनल को। अच्छा जी, अब इसके अंदर इश्यूज क्या थे जब हम रिलेशनल डाटाबेस मॉडल्स की बात करते थे कि जी, जब रिलेशनल डाटाबेस मॉडल जो थे उनकी जो थी एक मॉडलिंग कैपेबिलिटीज़ थी कि हम क्या करते थे, मॉडल्स बनाते थे, सेक्शन बनाते थे, ठीक है। और उस मॉडल या उस सेक्शन जो होता था सिर्फ हमारी वही लिमिटेशन होती थी, हम उसी के अंदर काम कर सकते थे, ठीक है। जबकि जाहिर सी बात है जब हम डाटाबेस की बात करते हैं, जब बहुत बड़ा डाटाबेस होगा तो ज़ाहिर है उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज आएंगी, जिसकी वजह से क्या होता था उसमें ये फ्लॉ आते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसी सेकंड जनरेशन के अंदर 1976 के अंदर एक रिलेशनशिप मॉडल नया बनाया गया जिसका नाम था एंटिटी रिलेशन डाटा मॉडल, ठीक है। ये अगर आप लफ्ज़ देख रहे होंगे पता होगा, जो अब दुनिया में जो मेथड यूज़ होता है वो एंटिटी रिलेशन मॉडल है। एंटिटी रिलेशन मॉडल बहुत आसान होता है, उसमें क्या होता है कि हर यूज़र के हिसाब से जो डाटा मॉडल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर यूज़र भी सेटिस्फाई, काम भी सेटिस्फैक्ट्री हो गया और सारा का सारा काम भी हो गया। लेकिन ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट ये देखिए कि ये चीज़ कैसे होती है। थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन क्या थी कि हम लोगों ने सबसे पहले रिलेशनल डाटा मॉडल बनाया जिसमें रिलेशनशिप थे जो कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती थी। फिर क्या हुआ, मसले बन गए, ज़ाहिर कैपेबिलिटी मॉडल्स नहीं था, मॉडलिंग का भी कैपेबिलिटी होती है, एक लिमिटेशन होती है जो वो पूरे नहीं थे कर सकते, जिसके लिए 1976 में चेन ने क्या किया, एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बनाया जो क्या करते हैं, वाइडली यूज़ होता है आजकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। जब आगे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़ अभी भी यूज़ होती है। थर्ड जनरेशन को बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स डाटाबेस की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर दो चीज़ें यूज़ होती हैं, या तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हो या ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह प्रीवियस मॉडल्स होते हैं या जितने भी हमने पहले के मॉडल पढ़े, एंटिटी रिलेशन, ठीक है, उससे पहले हमने रिलेशनल पढ़ा, उससे पहले हमने नेटवर्क हिरारिकल पढ़ा, उन सब में मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। RDBMS क्या हो गया, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। OODBMS क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। जो भी हमने दो पढ़े हैं कि हमारा जो थर्ड जनरेशन है उसके अंदर ये दो मॉडल्स जो हैं इस्तेमाल होते हैं, बराए मेहरबानी, ठीक है। नंबर दो क्या है कि जी डाटा को कैसे स्टोर किया जाता है। अगर हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो हम लोगों को क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है वो एंटिटीज़ की फॉर्म में होता है, यानी हर बंदे या हर पर्टिकुलर चीज़ को लेकर होता है, ठीक है। और क्या होता है कि वो जो होता है टेबल्स के अंदर डिफाइन होता है और वो जो होते हैं इंफॉर्मेशन जो होती है वो इस तरह स्पेसिफिकली होल्ड करता है। किस तरह, जिस तरह आप अपना नाम टेबल के अंदर लिखते हो तो जो आपका नाम है वो एक एंटिटी है, जो आपका नेम था, ठीक है, तो वो क्या है, वो टेबल के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो आपकी जो डाटा है उसको होल्ड कौन कर रहा है, टेबल कर रहा है, इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली होल्ड हो रही है वो टेबल या एंटिटी की सूरत में हो रही है, ठीक है। दूसरा, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल्स देखेंगे तो ज़रा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ के आए, आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को एक चीज़
एक क्लास के अंदर अगर हमें किसी चीज़ को एक्सेस करना हो तो हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। इसी तरह हम लोगों को हर बंदे के नाम के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। दैट इज़ द रीज़न वी ऑलवेज यूज डाटा एज अ ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल्स। ये सेक्शन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, डाटा कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं क्या है। ठीक है, मतलब कि ये किस तरह के डाटा को हैंडल कर सकता है। ये तो अगर रिलेटिवली बहुत सिंपल हो ना, तो हम उसके लिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। ODBMS जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसके लिए यूज़ होता है, जब डाटा बहुत बड़ा हो, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी हमारा कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स डेटा का मतलब क्या है, इसका रिलेशन इसके साथ भी है, ये टेबल उसके साथ भी जाके जुड़ेगा, वो टेबल इसके साथ भी आगे जुड़ेगा, उस सूरत में यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, ग्रुपिंग देखते हैं क्या, माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, एंटिटी यूज़ होती है रिलेशनशिप मॉडल में। तो इसमें क्या है कि हर एंटिटी जो होती है बेसिकली वो कॉमन डेफिनेशन या कॉमन चीज़ों को शेयर कर रही होती है आपस में। मिसाल के तौर पे आपकी भी उम्र है, आपकी टीचर की भी उम्र है। ठीक है, और जो काम करते हैं हमारे स्टाफ में उनकी भी एक एज होती है। तो एज एक ऐसी एंटिटी है जो बेसिकली सेम है। तो वो क्या करते हैं, जो सेम चीज़ें होती हैं उनकी डेफिनेशन को शेयर कर लिया जाता है। एंटिटी टाइप रिलेशन रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ एंटिटी डेट शेयर अ कॉमन डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा, इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ऑब्वियसली बात है, उसके अंदर जो क्लास होती है बेसिकली वो डिफाइन करती है आपकी जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट 1 था, उसके अंदर भी उसकी एज थी। ऑब्जेक्ट 2 था, उसकी भी एक एज लिखनी थी। ऑब्जेक्ट 3 था, उसकी भी एक एज लिखनी थी। तो उसके ज़ंदे बात हम क्लास के अंदर डिफाइन कर देंगे, और फिर हम लिखेंगे कि जी S1 या पर्सन 1 को डॉट जो हम क्लास का नेम होता है। तो उस सूरत में जो हमारा जो होता है, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स के होते हैं, वो आपस में डिफाइंड हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो ग्रुपिंग होती है एंटिटी रिलेशनशिप में, वो क्या करते हैं, सेम डेफिनेशंस को शेयर करता है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास क्लासेस का सिस्टम होता है और वही रिलेशनशिप क्रिएट करता है आगे ऑब्जेक्ट के साथ। डाटा हैंडलिंग, ठीक है, डाटा हैंडलिंग का मतलब डाटा को हैंडल करना। जो तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स हैं वो डाटा को सिर्फ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको वो तरीके भी बताते हैं जिसके थ्रू आप जो है डाटा को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जनरली जो हम जैसे लोग होते हैं या हमारी जो कैंपसेस होते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो होते हैं, इतने बड़े डाटाबेसेस नहीं हैं। तो इनको हम लोग RDBMS इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स में यूज़ करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में कि डाटा इंडिपेंडेंस होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम से। डेटाबेस आप कहीं बनाते हो, एप्लीकेशन उसकी कहीं और बनाते हो। तो जो सारा काम होता है वो एप्लीकेशन के थ्रू करते हो और पीछे जाके वो डाटाबेस में स्टोर हो रहा था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या, डाटा इनकैप्सुलेशन। आपने पढ़ा था कि जिधर आपकी डाटा मेंबर्स होते हैं और साथ ही वहाँ पे आपको वहाँ पे मेंबर फंक्शंस भी लिखने पड़ते हैं। तो डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस चूंकि एक ही जगह होते हैं, दैट इज़ द रीज़न वी ऑलवेज से दैट इज कॉन्सेप्ट इज अ डाटा इनकैप्सुलेशन। तो हम ये कहते हैं जो इसमें होता है डाटा और मेंबर फंक्शंस चूंकि एक ही जगह पड़े होते हैं, सारा सेक्शन एक ही जगह होता है, तो इसको हम डाटा इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसलिए इस तरह इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है की क्या है। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं RDBMS के अंदर, तो मेन की उसकी प्राइमरी की होती है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। मिसाल के तौर पर हमारे कॉलेज के डेटाबेस अगर होगा तो हमारी प्राइमरी की क्या होगी, हमारे रोल नंबर्स, क्योंकि किसी भी बच्चे का रोल नंबर सिमिलर नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप डिफेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट या एंटिटी के हिसाब से होता है कि एम्बिगुअस भी हो सकता है और जो लॉन्ग नेम होते हैं जाहिर सी बात है कि वो मतलब वो ऑब्जेक्ट या उसकी जो एंटिटी होती है वो उससे रेलिवेंट होता है। तो ये अभी तक हम लोगों ने 3 जनरेशन्स पढ़ी। 3 जनरेशन्स में हम लोगों ने, ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली 3 चीज़ें पढ़ी। हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन पढ़ा। फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा कि हम लोगों के पास कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, हिरारिकल और नेटवर्क। हिरारिकल में क्या होता है कि कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है और सारे मिलके फिर क्या करते हैं, एक लार्जर कंपोनेंट बनाते हैं। नेटवर्क में हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेटवर्क में क्या होता है, आपस में लिंक्ड होते हैं, पहली चीज़ तो ये, और नेटवर्क बेस्ड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सेकंड जनरेशन के अंदर हम लोगों ने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स यूज़ किए। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स में क्या होता था, जैसे देखो ये एक रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन है, ये तीसरा रिलेशन है, ये आपस में लिंक्ड अप है। जब भी किसी चीज़ को इस्तेमाल करना होता है एक दूसरे को यूज़ करके, एक दूसरे की चीज़ों को यूज़ करके अपना काम चला लेते हैं। थर्ड जनरेशन में क्या था, हमारे पास ऑब्जेक्ट रिलेशनल था और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था। ऑब्जेक्ट रिलेशनल में क्या था हमारे पास कि जो हमारा डाटा होता है उसमें
प्राइमरी कीज़ होती हैं, टेबल्स के अंदर डाटा पड़ा होता है, वो सारा कुछ जो सिस्टम होता है नॉर्मली। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है हमारे पास ऊप यानी जो क्लास और ऑब्जेक्ट्स का मेथड्स होता है, हम वो इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस में डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अभी तक अगर किसी भी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बराए मेहरबानी मुझसे पूछ लें। सबसे पहला टास्क ये होगा कि एसक्यूएल के सर्वर को यूज़ करते हुए हम लोगों ने डाटाबेस को कैसे क्रिएट करना है। आप लोगों ने एमएस एक्सेस के अंदर भी एक मेथड पढ़ा था, ठीक है, और इसी तरह जो है अब आप इसके अंदर भी देखेंगे कि आप डाटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर बड़े डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, कॉलेज का डाटाबेस, लाइब्रेरी का डाटाबेस। अभी तो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी छोटी है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी की जिस तरह सेंट्रल लाइब्रेरी होती है तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए एसक्यूएल यूज़ करते हैं। तो टास्क नंबर 1 हम करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उधर से भी कर सकोगे, डाटाबेस को क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले डाटाबेस को क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। अगर आप प्रोग्रामर हो तो आपको कोडिंग के थ्रू करना पड़ेगा, अगर आप नॉन प्रोग्रामर हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट मेथड से भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों टेक्निक्स बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है और किस पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, वेट करेंगे। तो मैंने क्या किया, कीबोर्ड से क्लिक किया और कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया Ctrl+N, तो जिसकी वजह से ये एक विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, चूँकि मेरी रैम इसके अंदर कम है तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि वो प्रोसेसिंग में ना थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, सबसे पहला टास्क हम लोगों ने करना है डाटाबेस को क्रिएट करना है। डाटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, डाटाबेस को क्रिएट करने का तरीका ये है कि हम लोग एक कीवर्ड यूज़ करते हैं CREATE, क्रिएट। ठीक है, उसके बाद हम आगे लिखेंगे डाटाबेस, DATABAS, देखिएगा बड़े लफ्ज़ों में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, डाटाबेस, और आगे मैं डाटाबेस का नाम रख देता हूँ। मेरा डाटाबेस का नाम सपोज करो मैंने रखना है ज़ीशान। ठीक है, मैं ज़ीशान नाम रखूँगा और साथ लगाऊंगा सेमीकोलन। ठीक है, जब मैं सेमीकोलन लगा दूंगा तो नेक्स्ट काम मेरा ये होगा, ये ऊपर प्ले का बटन होता है, याद रखिएगा, एक प्ले का बटन ये है, एक प्ले का बटन ये है। ठीक है, और एक ये भी है। तो आप एग्जीक्यूट को भी क्लिक कर सकते हो, आप इस प्ले के बटन को भी क्लिक कर सकते हो। मैं एग्जीक्यूट पे पहले क्लिक करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये मैंने क्लिक किया, ये लिखा हुआ आ रहा है कि क्यूरी को एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा और देखें उसके बाद आंसर क्या लिखा हुआ है मैसेज पे, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि मेरा डाटाबेस जो है, मतलब जो मैंने बनाया था वो क्रिएट हो गया। मैं चेक कैसे करूँगा, मैं डाटाबेस के ऊपर आऊँगा, इसके प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखिएगा मैं डाटाबेस के प्लस के बटन के ऊपर क्लिक किया। अगर ये चीज़ आपको नहीं नज़र आती तो इसको रिफ्रेश कर दें यहाँ से। ठीक है, 1-2 बार। ये देखें जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे अब डाटाबेस क्रिएट हो गया ज़ीशान के नाम से। मैं इस पर एक सिंगल क्लिक करूँगा। ठीक है, अब मुझे जितना काम करना है इस डाटाबेस के अंदर करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+N, एक न्यू टैब खोलने की कोशिश करूँगा। अब इसके अंदर मुझे ना टेबल्स क्रिएट करने हैं। मैंने पहला काम किया, मैंने डाटाबेस क्रिएट किया। ये मैं आपको ना लाइंस भी भेज दूंगा लिख के। ठीक है, और अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं क्रिएट करने लगा हूँ टेबल को, कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। इसकी कीवर्ड क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट, फिर हम लिखेंगे टेबल, और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने टेबल का नाम रखना है पर्सन्स, PERSONS, पर्सन्स। ठीक है, और उसके बाद मैं लगाऊंगा ब्रैकेट ओपनिंग, और सॉरी ये छोटी वाली ब्रैकेट जो होती है। ठीक है, और ये मैं इसमें एंटर मार के इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब जितना काम करूँगा टेबल के अंदर मुझे डालना क्या क्या है, सबसे पहले मैंने क्या डालना है, ID। ठीक है, और ID की डाटा टाइप क्या रखनी है मुझे, इंट। ठीक है, और इसके बाद मैं डालूंगा सिंगल कॉमा। ठीक है, एक ID बनाना, ID के नाम से एक फील्ड बनानी है जिसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, इंट होनी चाहिए। एंटर मारूंगा, उसके बाद लिखूंगा मैं नेम। ठीक है, यानी नाम क्या होना चाहिए, फील्ड नेक्स्ट क्या होनी चाहिए, नेम होनी चाहिए। और मैं ये लिख देता हूँ कि नेम जो होगा वो क्या हो, var4, यानी वेरिएबल कैरेक्टर हो। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ 255 हो जाए, मतलब इतनी लेंथ का जो नाम है वो एक्सेप्ट कर लो इस फील्ड के अंदर। ठीक है, कॉमा याद रखिएगा, सेमी कॉलन नहीं है, मैं कॉमा लगा रहा हूँ। एंटर करूँगा और उसके बाद लिखूँगा सिटी। ठीक है, और सिटी को भी मैं var4 कर देता हूँ।
varchar किया मैंने, varchar का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है, और सिटी को भी मैं 255 कर देता हूँ। ये आपकी मर्जी है, अगर आप डेटाबेस के अंदर चीज़ को स्टोर कर रहे हो और वो एरर दे रहा है तो आप इसकी लेंथ बढ़ा दो यहाँ से, तो वो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है उसको इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये मैंने काम कर लिया। अब मुझे लास्ट काम क्या करना है, यहाँ पे 12 के सेमी कॉलन लगा देना है साथ, ठीक है। अच्छा जी, ये काम मैंने मुकम्मल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो उसने बोला कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मैं यहाँ से जाके पहले रिफ्रेश करूँगा एक दो बार क्लिक करके। रिफ्रेश करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये ज़ीशान का जो डाटाबेस था इसको ओपन करूँगा, ठीक है, और टेबल्स पे जाऊँगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है DBO डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, यानी डेटाबेस डॉट पर्सन्स, जो मैंने टेबल बनाया पर्सन्स के नाम से वो आ गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ज़ीशान ने ये टेबल तो बना लिया, लेकिन ये टेबल हमें नज़र किस तरह आएगा, ठीक है। इसके लिए मैं इस पर राइट माउस क्लिक करूँगा और डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा। ऑल्दो डिज़ाइन पे भी क्लिक करने से नज़र आ जाएगा, या एडिट टॉप 200 रोज़ की वजह से भी ये देखें ऊपर ये जो जनरल स्क्रिप्ट था उसको छोड़ दें। ये देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, ये ID, ये हमारा नेम और ये हमारा सिटी, यानी जो चीज़ हम लोगों ने बनाई है ये चीज़ उस तरह एग्जैक्टली वैसे की वैसी ही शो हो रही है, ठीक है। अब आप लोग भी ये करेंगे, अपना SQL सर्वर ऑन करेंगे, उसके बाद एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर उसके डेटाबेस के टेबल के ऊपर डेटाबेस पे क्लिक करके फिर एक टेबल क्रिएट करें, फिर दूसरा टेबल बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। अच्छा जी, अब एक तरीका तो ये था, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर ये सिखाया जाता है कि आप टेबल इस तरह क्रिएट करें, लेकिन एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें आसानी से टेबल क्रिएट करना है तो उसका क्या तरीका होगा। ये टेबल है, मैं इस पर सिंगल क्लिक करता हूँ, इस पर राइट माउस क्लिक करता हूँ, ये देखिए लिखा हुआ न्यू टेबल, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिएगा। जब जैसे ही मैंने न्यू टेबल पे क्लिक किया तो अब ये वही चीज़ जो मैंने कोडिंग में की थी मैं यहाँ पे करूँगा। मैंने क्या बोला, ID, ठीक है, ID की डाटा टाइप क्या रखनी है, मुझे N4 रखनी है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई भी रख सकता हूँ, यहाँ से मुझे खुद ऑप्शन देगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कैरेक्टर 10 रहने दो। अलोस नल का मतलब होता है कि यहाँ पे कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, या खाली नहीं होनी चाहिए। ID के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम भी मैं कहता हूँ कि इसको कैरेक्टर ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल फादर नेम, ठीक है, इसको भी मैं कैरेक्टर रहने देता हूँ। एक चीज़ जो है मैं वो कर देता हूँ, एड्रेस जो है ADDI एड्रेस था, और यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, इसको varchar मैक्स कर देता हूँ। मैक्स का मतलब है जितना ज़्यादा साइज़ हो सकता है वो करो, ठीक है। ये सारा काम मुकम्मल कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया तो वो कह रहा है आपने टेबल का नाम क्या रखना है, जिस तरह हम उधर क्यूरी में लिखते थे क्रिएट टेबल, उसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग करके ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेसिंग में, ठीक है। और जैसे ही प्रोसेसिंग मुकम्मल हो आप दोबारा यहाँ पे आके रिफ्रेश करें, इसको रिफ्रेश किया, अब टेबल को प्लस करें तो ये पर्सन्स का टेबल जो मैंने पहले बनाया था और ये टेस्टिंग का टेबल जो है मैंने अब बनाया। मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ चेक करने के लिए कि क्या मुझे डिज़ाइन सही नज़र आ रहा है इसका। ये भी ओपन होगा, अब ट्राई करते हैं, क्योंकि टैब्स पहले ज़्यादा खुली थी। मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें अभी इसका डिज़ाइन लोड हो रहा है। जनरल स्क्रिप्ट उसको वैसे ही रहने दें, और चूँकि ये दूसरा है ना, टेबल्स पे जाना पड़ेगा, या अगर आपको डिज़ाइन पे भी नज़र नहीं आता ना तो ये लिखे सिलेक्ट या एडिट टॉप 200 रोज कर दिया करें, ठीक है। इससे भी वो चीज़ नज़र आ जाती है जो हमें नज़र आनी, ये देखें, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे जाके डेटा खुद भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो आप लोगों को बतानी थी। सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया, फिर हमने टेबल क्रिएट किया। डेटाबेस को भी मैन्युअली क्रिएट किया जा सकता है, टेबल को भी मैन्युअली क्रिएट किया जा सकता है। तो यही आपका प्रैक्टिकल वर्क था जो आपने इस वीक में करना है। आप लोगों को इंशाल्लाह आपकी जो असाइनमेंट से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। ट्यूटोरियल्स को फॉलो करें, कहीं भी किसी को मसला आता है बराए मेहरबानी वो मुझसे रब्ता कर ले। कोशिश करें ऑफिस 2013 या 16 इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी वजह को सॉफ्टवेयर में नहीं मसला आ रहा है, इंस्टॉलेशन में या नहीं मिल रहा, तो वो भी मुझे व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली मैसेज कर दे, ठीक है। तो आज की